गुड़िया। वो आवाज। आधी रात का वक्त हो चुका था। पड़ोस वाले घर से फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी और साथ में उसी घर में रहने वाली देवकी नाम की औरत की लोरी गाने की आवाज भी। ये आवाज सुनते ही राधिका डर से थर थर कांपने लगी। उसने जल्दी से गहरी नींद में सोए अपने पति केशव को जगाया। केशव उठो, देखो ना, फिर से किसी की लोरी गाने की आवाज आ रही है बाजू वाले घर से। क्या हुआ राधिका, क्यों परेशान हो रही हो? अरे कोई आवाज नहीं आ रही है यार। लेकिन अभी बस 2 मिनट पहले तो देव की लोरी गा रही थी और एक बच्चा रो रहा था। अरे कोई मूवी देख रहा होगा, उसकी आवाज होगी। देवकी और उसके पति मोनिश ने बताया ना कि उनके बच्चे नहीं होते। उस घर में कोई बच्चा नहीं है। अब ना तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन अभी बस 2 मिनट पहले तो देव की लोरी गा रही थी और एक बच्चा रो रहा था। राधिका हैरान थी कि आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई क्यों देती थी। लेकिन जब उसके पति केशव ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन राधिका के कानों में किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज गूंजने लगी। राधिका बुरी तरह से डर गई थी। अगली सुबह मैं दुकान जा रहा हूँ, आज माल खत्म हो रहा है दुकान में। इन दिनों पता नहीं क्यों लोग जमकर खिलौने खरीद रहे हैं। आज बड़े बाजार जाकर सारे खिलौने ले आता हूँ। आप रात होने से पहले आ जाएंगे ना? लगता है तुम देवकी से अभी तक डरी हुई हो। अच्छा ठीक है, देखो घर के पीछे वाली गैलरी में मत जाना, क्योंकि वहां से तुम्हें अक्सर देवकी नजर आती है और तुम ना फिर डर जाती हो। ठीक है केशव, मैं आज उधर जाऊंगी ही नहीं। जब भी उधर देखती हूँ कुछ डरावना ही नजर आता है। केशव दुकान चला जाता है। तभी अचानक राधिका को याद आता है कि घर की गैलरी में उसने कुछ कपड़े सुखाए थे। डरते हुए वो वहां जाती है। दूसरी तरफ देवकी की गैलरी नजर आती थी। राधिका जैसे ही कपड़े लेकर वापस आने को पलटती है, उसकी नजर सामने देवकी की गैलरी में पड़ी। वहां एक 4 साल की बच्ची खड़ी होकर उसे घूर रही थी। हे भगवान, ये कौन है? कौन है ये? मैं इससे पूछूं कि इसका नाम क्या है? हाँ, पूछ लेती हूँ, फिर केशव को बताऊंगी। वो मेरी बात पे भरोसा नहीं करते ना। बेटा, कौन हो तुम? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। तभी अचानक वहां पर देवकी आती है और वो बच्ची गायब हो जाती है। क्या हुआ? आप किससे बात कर रही थी? वो यहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा था। वो कौन थी? कहाँ गई वो अभी? कौन लड़की? मैंने कहा ना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। मैंने देखा था, वो यही थी। वो आपके पीछे कौन है? राधिका को फील होता है कि किसी ने उसे धीरे से पुकारा, आंटी। राधिका पलट कर देखती है तो वहां वो छोटी बच्ची खड़ी थी। राधिका चीख कर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो केशव उसके पास खड़ा था। क्या हुआ राधिका? राधिका, होश में आओ। वो तो भला हो देवकी जी का, जिन्होंने तुम्हें बेहोश पड़ा देखकर मुझे कॉल कर दिया और मैं घर आ गया। तुम उस गैलरी में गई ही क्यों? केशव, वो लड़की यहाँ आ गई थी और वो देवकी, वो ठीक औरत नहीं है। तुम पागल हो गई हो राधिका। आज देवकी जी ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया। क्या सोचती रहती हो? अरे कोई नहीं है उस घर में। अगले दिन केशव के दुकान जाते वक्त, मैं भी आज आपके साथ चलूंगी। अच्छा ओके ठीक है, चलो चलो। अब दुकान पर पहुंचकर, वाह केशव, कितने सारे नए खिलौने। और ये इस पैकेट में क्या है? अरे एक बड़े साइज की डॉल है, मार्केट में नहीं आई है। सोचा अगर लोग खरीदेंगे तो अगली बार और ऑर्डर कर दूंगा। क्या मैं देख लूं इस डॉल को? हाँ देख लेना। मैं जरा माल लेने बड़े बाजार जा रहा हूँ। तुम दुकान संभाल लो और आराम से बैठकर खिलौने देख लो, ठीक है?
केशव दुकान से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद देवकी दुकान पर आती है। कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? गुड़िया। गुड़िया? मेरा मतलब तुम गुड़िया का क्या करोगी? तुम्हारे घर में तो बच्चे। तुम मुझे गुड़िया दिखाओ, बस बड़ी वाली गुड़िया। राधिका घबराते हुए बड़ी डॉल का पैकेट खोलती है। बिल्कुल ऐसी ही डॉल चाहिए। आज वो खुश हो जाएगी इसे देखकर। कौन खुश हो जाएगी? देवकी अजीब नजरों से राधिका को देखती है और बिना कुछ कहे पैसे देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद राधिका शॉप के अंडरग्राउंड में नए टॉयज का मॉल चेक करने जाती है। वहां बच्चों का एक झूला था। राधिका ने देखा कि वो झूला हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई वहां से उतरा हो। राधिका को किसी छोटे बच्चे की आवाज आती है। कौन है वहां? वही छोटी लड़की जो देविका के घर दिखी थी राधिका के सामने आ जाती है। आंटी, मुझे गुड़िया चाहिए, वो बड़ी वाली। मेरे पास कोई गुड़िया उड़िया नहीं है। बड़ी गुड़िया चाहिए, मुझे दे दो, नहीं तो मैं ये सारे खिलौने जिंदा कर दूंगी और फिर वो आपको मार डालेंगे। कौन हो तुम? मैंने कहा ना नहीं है मेरे पास बड़ी गुड़िया। अभी तो थी ना, कहाँ गई? वो देवकी ले गई अपने साथ। अभी जाओ और मेरी गुड़िया लेकर आओ, बर्रा। उस छोटी लड़की के नाखून बड़े हो जाते हैं और पैर उल्टे। वो बहुत ही खौफनाक दिखने लगती है। नहीं देखो, मैं अभी जाकर तुम्हारी गुड़िया लाती हूँ। तुम यहीं रुको। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कहीं तुम भाग गई तो। राधिका शॉप से निकलकर तेज स्पीड में सड़क पे चलने लगती है। उसने पलट के देखा तो वो लड़की साए की तरह उसका पीछा कर रही थी। राधिका देवकी के घर पहुंचती है। दरवाजा खुला था। राधिका अंदर गई, वहां कोई नजर नहीं आया, बस सामने वो गुड़िया रखी थी। राधिका चुपचाप गुड़िया को उठा के वहां से आने लगती है। पीछे से आवाज आती है, रुको, ये क्या कर रही हो? मेरी गुड़िया कहाँ ले जा रही हो? देखो देवकी, ये गुड़िया मुझे ले जाने दो, वरना वो लड़की। ओह, तो उसने तुम्हें डराया। उसे तो मैं बुलाती हूँ। गुड़िया, जरा यहाँ आना बेटा। मम्मा, क्या हुआ? मेरी लाडो गुड़िया को बहुत पसंद है। देखो ना, 10 साल की हो गई, अब तक डॉल से खेलती है। ये तो वही लड़की है, और ये 10 साल की नहीं, 5 साल की है। हाँ, लेकिन जब उस कार एक्सीडेंट में मर गई तब 5 की थी, अब तो 10 की हो गई है ना। मतलब ये मेरी बेटी है और मरने के बाद भी मेरे साथ है। इसे ना लोरी सुन के ही नींद आती है, और डॉल्स इसे बहुत पसंद है। राधिका बुरी तरह से घबरा के भागती है। भागते भागते मेन रोड पे आ जाती है। वहीं उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। उधर राधिका की मौत के बाद केशव को पास वाले घर से बच्चे के रोने और लोरी गाने की आवाज सुनाई देने लगती। खून का बदला। अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर सुमन और अखिल ने एक छोटा सा नया घर बनाया था, लेकिन उस घर में आने के बाद उसके साथ क्या हो सकता था, इस बात का अंदाजा उन दोनों को था ही नहीं। अभी इस घर में आए हुए उन्हें 2 दिन भी नहीं हुए थे। एक शाम जब अखिल घर में नहीं था तो किचन में खाना बनाते वक्त सुमन को ऐसा लगा जैसे किचन की दीवार के पीछे से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। कौन हो सकता है यहाँ पर? इतना धीरे धीरे कौन बात कर रहा है? सुमन दीवार से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने की आवाज आती है। सुमन दरवाजे की तरफ दौड़ कर जाती है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले कोई आवाज उसके कान में धीरे से सुनाई पड़ती है। सुमन, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे घर में।
सुमन जोर से चीखती है और दरवाजा नहीं खोलती। दरवाजे की बजने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। सुमन लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती है और झटके के साथ दरवाजा खोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक से अखिल की आवाज सुनकर उसे होश आता है। सुमन, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अखिल, वो लाइट चली गई और कोई है इस घर में। अखिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो किचन की दीवार के पीछे से किसी की आवाज आ रही थी। कैसी बात कर रही हो? तुमने खुद सारे लाइट की स्विच ऑफ किए हुए हैं। देखो, लाइट तो आ रही है। सुमन, तुमने घर में अंधेरा क्यों किया हुआ है? और किसकी आवाजें आ रही थी? चलो चलो, मैं जाकर चेक करता हूं। नहीं अखिल, मैंने लाइट ऑफ नहीं की। और मैं क्यों लाइट ऑफ करूंगी? ये देखो, ध्यान से देखो, घर के सारे स्विच ऑफ हैं। तुम भी ना कमाल करती हो सुमन। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये देखकर सुमन और भी ज्यादा डर जाती है कि सच में लाइट की सारे स्विच बंद थे। सुमन समझ नहीं पा रही थी कि ये सब किसने किया होगा। ठीक उसी वक्त अखिल किचन की तरफ जाता है और सुमन को ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही पलट कर देखा, एक साया उसके घर के दरवाजे से बाहर निकलता हुआ नजर आया। अखिल, अखिल यहाँ आओ, देखो कोई तो है। अभी अभी मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। सुमन, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे, मैंने किचन में भी जाकर देखा। पास वाले घर में जो लोग हैं ना, उनसे बात करने की आवाज आ रही है। एक काम करो, तुम जाकर आराम करो, मैं खाना खुद परोस कर खा लूंगा। ओके? तुम बेडरूम में जाओ। जाओ। नहीं अखिल, मैं अकेले नहीं जाऊंगी और अब इस घर में मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहती। थोड़ी देर के बाद सुमन और अखिल दोनों ही बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। डर की वजह से सुमन को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर वो गहरी नींद में सो जाती है और सुबह जब सोकर उठती है तो उसने देखा कि अखिल ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। अखिल, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे इस घर में अकेला छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। देखो सुमन, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। कल तुम ऐसे ही डर गई थी। अब परेशान मत हो और मैं ब्रेकफास्ट बाहर कर लूंगा। ओके? जब तुम्हारी तबीयत ठीक लगे तो तुम खाना बनाकर खा लेना। और हाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना भिजवा दूं। नहीं अखिल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए खाना बना लूंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। अभी मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। चलो, गुड बाय। अखिल के जाने के बाद सुमन बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और शावर ऑन करती है। नहाते नहाते सुमन को एहसास होता है कि शावर से पानी की जगह खून गिर रहा था। उसने घबराकर सामने लगे मिरर में देखा और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि वो पूरी तरह सर से पैर तक खून में भीग चुकी थी। सुमन भागकर बाहर आती है। उसे अपने घर का पूरा फर्नीचर जला हुआ नजर आता है और उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी एक औरत जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था और उसके शरीर से खून टपक रहा था। कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? यहाँ क्यों आई हो तुम? मैं तुमसे तुम्हारा पति चाहती हूँ। मुझे अपना पति दे दो और मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन मेरा पति? अखिल, मेरा मतलब तुम्हें मेरा पति क्यों चाहिए? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं, हर सुहागन औरत मेरी दुश्मन है और जब भी मेरी आंखों के सामने कोई औरत अपने पति के साथ नजर आती है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो? और प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे और अखिल को जाने दो। हम दोनों हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो इस जमीन के आसपास से गुजर जाता है उससे फिर हमेशा के लिए मेरे साथ इस जमीन के नीचे मेरी दुनिया में चलना पड़ता है। और तुमने इस जमीन के ऊपर अपना घर बनाकर अपनी दुनिया बसाने की कोशिश कर ली। अचानक से वो औरत सुमन को उसके बाल पकड़कर जमीन पर घसीटने लगती है। सुमन दर्द से जोर जोर से चीखती है, लेकिन उसकी आवाज उसके घर की दीवारों के अंदर दब कर रह जाती है। अब बाकी दूसरी औरतों की तरह मैं तुम्हें भी इस घर की दीवारों के नीचे दफन कर दूंगी और तुम्हारे पति को हमेशा के लिए अपना पति बना लूंगी।
जानती हो, मेरी भी शादी हुई थी, लेकिन शादी के ठीक बाद मांग में सिंदूर भरकर मेरे पति ने गला घोट कर मेरी हत्या कर दी और इस जमीन के नीचे मुझे गाड़ दिया। बस तब से मेरी आत्मा यही भटक रही थी। मुझे भी सुहागन बनना है, मुझे भी पति चाहिए। छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। देखो तुम्हें पति चाहिए, तुम किसी और को अपना पति बना लो, मुझे और अखिल को जाने दो यहाँ से। लेकिन वो औरत सुमन को लेकर वहां से गायब हो जाती है। शाम को जब अखिल ऑफिस से लौट कर आता है, डोरबेल बजाता है, तभी मुस्कुराते हुए सुमन दरवाजा खोलती है। दरअसल सुमन के शरीर के अंदर अब उस औरत की आत्मा थी, लेकिन अखिल का चेहरा देखते ही सुमन के शरीर के अंदर एक हरकत होती है और वो अचानक से नाराज हो जाती है। क्या हुआ सुमन, आज तो ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत भी ठीक लग रही है आज तो। गुड। मुझे नहीं पता था कि तू आने वाला है यहाँ, वरना तो मैं तेरी मौत का सारा इंतजाम करके रखती। क्या हुआ? अब मेरी बात का जवाब नहीं दोगी क्या? नाराज हो मुझसे किसी बात पर? हाँ? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जाओ, डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा फेवरेट खाना लगा दिया है, जाकर खा लो। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। थैंक यू यार, मैं जल्दी से जाकर खाना खाता हूँ। ओके? अखिल जैसे ही खाने की कटोरे का ढक्कन हटाता है तो वो हैरान रह जाता है कि वहां पर सुमन का कटा हुआ हाथ था। उसमें पहनी हुई चूड़ियों से वो सुमन के हाथ को पहचान जाता है। खाने की जगह सुमन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उस आत्मा ने अखिल के सामने परोस दिए थे। अखिल घबराकर वहां से भागने लगता है। तभी सुमन के शरीर में मौजूद वो आत्मा अपने असली रूप में आकर अखिल के सामने खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और क्या किया तुमने मेरी पत्नी के साथ? इसका मतलब वो ठीक कहती थी कि इस घर में कुछ गलत है। कहाँ है मेरी सुमन? तुम्हारी सुमन के मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके उसका खाना बना दिया और उसकी आत्मा को मैंने इस घर की जमीन के नीचे दफन कर दिया है। वो कैद हो गई है यहाँ हमेशा के लिए। तुम भी उसके पास जाना चाहते हो? मगर क्यों किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी और मेरी पत्नी? पहले तो मैंने तेरी पत्नी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैं तुझे अपना पति बनाना चाहती थी। मेरी आत्मा जो पूरे एक जन्म से किसी से शादी करने के लिए तड़प रही है, उसकी हसरत पूरी करना चाहती थी मैं। और इसलिए मैंने तेरी पत्नी का रूप लेकर तेरे साथ रहने के बारे में सोचा। लेकिन जानता है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन क्यों? देखो तुमने सुमन के साथ जो भी किया, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। अखिल भागने लगता है, लेकिन घर का दरवाजा अब लॉक हो चुका था। अब तो भाग कर नहीं जा सकता। मेरे हाथ तेरे खून से रंगने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मेरा गला सूख रहा है, अब उसकी प्यास तेरे खून से ही बुझेगी। अरे लेकिन क्यों? तुम्हारी आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है? आत्मा अखिल की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने लंबे नाखून उसके गले में गड़ाकर उसके शरीर को खा जाती है और उसके बाद जोर से हंसते हुए कहती है, तेरा शरीर भले ही अखिल का शरीर है, लेकिन तेरे अंदर मेरे पिछले जन्म के उसी पति की आत्मा थी जिसने शादी से एक रात पहले गला दबाकर मेरी हत्या की।